स्लाइड पहले सेंड कर दी थी, मैंने कहा बाद में ज़रा मिस हो जाएगी। तो टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एसईओ हम लोग आप सुनते भी आ रहे हैं टर्म में। तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली इसी तरह ही होती है जिस तरह हम लोग टेक्निकल किसी भी चीज़ की टेक्निकलिटीज़ होती है। लाइक जैसे मोटर बाइक है, वो मोटर बाइक के ऊपर जो उसकी टैंकी का कलर है और उसकी वो सारी चीज़ें हैं वो टेक्निकल नहीं है, वो उसका ऊपर से देखना है। टेक्निकल क्या चीज़ है, उसमें जो टायर है, उसका जो इंजन है वो टेक्निकल है। अच्छा, अगर उसमें उसके टैंकी से रंग उतर जाता है तो बाइक चलाने में कोई मसला आएगा नहीं है। लेकिन इंजन के ऊपर अगर कोई इफेक्ट आता है, इंजन ऑयल नहीं है, इंजन में मसला आ गया तो बाइक चलेगी कि नहीं चलेगी। इसी तरह एसईओ की भी गेम है, ठीक है। अगर तो आपने ऑन पेज एसईओ भी अच्छी कर दी, ऑफ पेज एसईओ भी अच्छी कर दी, लेकिन आप फिर भी बैठे हैं वेबसाइट नहीं वैसे। अब आपने दोनों काम कर दिए हैं, मतलब पॉलिश वगैरह सारा कुछ कर दिया, लेकिन आपकी जो इश्यूज कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, टेक्निकल पे। तो टेक्निकल इशू वो होता है कि मतलब आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही ज़ीरो है। अगर उसमें वो लाइक इंजन बंद है तो वो तो बिल्कुल ही किक नहीं मारेगी, बात समझे। तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वेबसाइट में, ठीक है। तो जो टेक्निकल ऐसी होती है वो इस पर्पज़ से होती है कि मतलब बड़ी क्रिटिकल होती है। जब इसमें एरर आते हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल गूगल से खाली हो चुकी होती है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी शेयर की थी, एक क्लाइंट की गूगल पे वेबसाइट नहीं है तो उस पर लेके आना वो सारा सीन है। तो टेक्निकल एसईओ भी पार्ट ऑफ द जॉब है आपकी उसमें। और शुरू में मैं बताता आ रहा हूँ सारे लेक्चर्स में, आगे भी बताता रहूँगा कि हमारा जो हर लेक्चर है वो एक आपकी एक एज ए सर्विस है। टेक्निकल एसईओ भी सेल होती है दूसरी एसईओ से लगा होगा। टेक्निकल इश्यूज हैं, आप आइडेंटिफाई करें किसी प्रोजेक्ट में, उससे क्या मैं दूर करके दूंगा और आप उसको दूर कर दें, वो आपको पैसे देगा, ठीक है। तो कंप्लीट एक एसईओ का एक पूरा पैकेज भी होता है, और ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ अलग से भी क्या होती है, सेल होती है। वो टेक्निकल एसईओ एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें एक्सपर्ट बनना, और बहुत से एसईओ के बंदे ऐसे होंगे उनको काफ़ी चीज़ों का पता ही नहीं होगा, एरर आ गया तो समझ नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं 10 साल से तो आपके बाइक के मेन फॉल्ट तो आपको पता है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ वाले इश्यूज हैं, इंजन में कोई अगर उसके अंदर कोई मसला है तो वो मैकेनिकल वाला मसला है। आपको जितना मर्जी बाइक का पता है, जितनी मर्जी आपने रिसर्च की है, वो मसला वही बंदा सॉर्ट आउट कर सकता है। टेक्निकल जब आप एसईओ सीखोगे तो इसमें आपका सीखना भी यही है। 10 साल अगर एसईओ करते रहे और टेक्निकल एसईओ पर कभी काम नहीं किया ना, तो आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं टेक्निकल एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि इसमें इश्यूज इस तरह के आते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा इशू कैसे चल रहा है। ये प्रैक्टिस से सॉर्ट आउट होगा। बेसिक हम लोग मैं आपको बताऊँगा, उसी के अंदर फिर डीपली जाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ प्लगइन्स हम लोग यूज़ करेंगे। ये वाली पिक्चर मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाई है, क्रॉल इंडेक्स, ठीक है। हमारी वेबसाइट कब क्रॉल होती है, जब रोबोट से जाते हैं वेबसाइट, ठीक है। जब स्पाइडर गूगल के जो टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं, जाते हैं, क्रॉलिंग करते हैं और आपकी वेबसाइट का डाटा क्या अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, इंडेक्स कर देते हैं। और तीसरे पॉइंट पे क्या होता है, आपकी वेबसाइट जो होती है क्रॉल, इंडेक्स और फिर उसको रैंक कर देता है गूगल। रैंक कैसे करता है, मतलब यूज़र को क्वेरी लिखता है, बाय आईफोन क्वेरी लिखी, उस क्वेरी के अगेंस्ट अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी वेबसाइट है, अच्छी ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल है, क्रॉलिंग अच्छी है, और उसमें इंडेक्सिंग में आपको एक रैंक दे देगा, गूगल देगा ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर आपका कोई रोल नहीं है। फिर उसको आपको पोजीशन दे देगा। अगर आपकी पहली पोजीशन है, इसमें जो दूसरे बंदे हैं वो आपसे उस एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या होगा, पिक्चर में समझ आ रही, क्रॉल नहीं हुआ तो इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, रैंक पे रेड अलर्ट चल जाएगा, ठीक है। और समझ गए हमने अब क्रॉलिंग क्यों नहीं हो रही, टेक्निकल मसले की वजह से। अब इसमें ऑन पेज ऑफ पेज का कोई रोला नहीं है। अब ऑन पेज भी CNN.com पे आपका लिंक लग गया, ठीक है। ऑन पेज भी आपने सबसे
से ज़बरदस्त करवा दी है, लेकिन फिर भी रैंक नहीं है, फिर काम मसला आ गया क्रॉलिंग में। क्रॉलिंग में जो इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं तो रैंक भी आपको क्या कोई रैंक नहीं मिलेगा आपको। सर साइट मैप नहीं किया होगा सबमिट। साइट मैप तो एक चीज़ है, और बड़ी चीज़ें हैं आगे आएंगी इसी। अच्छा, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो डोमेन है, CMS है। ये हमने वर्डप्रेस जो यूज़ की है ना, इसको CMS कहते हैं, मैंने नाम ही यूज़ किया है। CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, जिसको हम लोग विंडो प्लस करते हैं, लिनक्स होती है, मैग्नेटोस होती है। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर आपकी वर्डप्रेस के अलावा और भी बड़ी वो है, ड्रूपल है, और भी बड़ी आइटम्स हैं, लेकिन हम लोग जो CMS यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? वर्डप्रेस, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ हो रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हाई फाई चल रही है, तो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। और डोमेन आपको पता है कौन सी होती है? आपका किसी भी वेबसाइट के नेम को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन। अच्छा, ये एरर मैंने आई थी कि आपको जब हम लोग वर्डप्रेस की मैनेजमेंट में हैंडल सीख देख रहे थे तो ये बताई थी सेटिंग्स के अंदर रीडिंग टैब के अंदर ये चेक बॉक्स मैंने बताया था, करके भी बताया था, ठीक है? बता सकते हैं सर ये जब आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में होती है तो आप नहीं चाहते कि सब चीज़ें जो है ना वो आपकी वेबसाइट बेसिकली इस चेक बॉक्स से वैसे तो ये फाइल क्रिएट होती है और आप कोड मैनुअल लिख के भी उस सब चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस वालों ने एक सहूलत दी है कि अगर आप किसी वजूहत की वजह से, जैसे एक वजह है कि आपकी वेबसाइट नहीं बन रही है या अंडर डेवलपमेंट है, तो आप चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट ना करे, तो क्या करना है? सिंपल इसको चेक को क्लिक करना है, सेव कर देना है, आपके बैकएंड में कोड लग जाएगा। वो कोड सर्च इंजन को गाइड कर रहा है कि आपने इस वेबसाइट को क्रॉल नहीं करना। तो सबसे पहले जो टेक्निकल इशू अगर आपको फेस इस तरह करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही सम रीजन की वजह से, गूगल की वजह से, तो सबसे पहला ये चेक लिस्ट है, आप लोगों ने बना के रख लेनी है, तो करते रहना है इसको प्रैक्टिस। और एक दिन आएगा कि आप क्लाइंट आएगा तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें लेके चलना। सबसे पहले एरर जो चेक करना वो ये है, कोई मज़ीद बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगी जो नेम लिखा है क्रॉस चेक प्लगइन, ठीक है? अगर ये चेक और अनचेक होगा तो आपको ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा जो वर्डप्रेस इस पर क्रिएट है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेक हो गया। फिर भी आपको पता होगा, ठीक है ना? जैसे मेरे पास भी ये आते रहते हैं इस तरह के इशूज़, तो जो यूज़र है उसको नहीं इन चीज़ों का पता होता कि कहाँ पे सेटिंग के अंदर ये इशू हो सकता है, तो क्योंकि उसने अगर आप इस तरह का प्लगइन यूज़ करते हो और एक ही 3-4 एडमिन है, और अगर एक एडमिन ने चेक कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चेक हो गया? सही, तो उसमें आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं क्रॉस चेक। जब भी ये चेक और अनचेक होगा, सेव का बटन दबाएगा तो आपको अलर्ट का मैसेज आएगा कि ये ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो गई है। तो इससे क्या होगा कि आप अलर्ट रहोगे, ठीक है? तो अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जो कि करते हैं, तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे एक बंदा तो नहीं होता, वहाँ पे तो SEO के भी काफ़ी बंदे होते हैं और वेब डेवलपर होता है, कंटेंट राइटर होता है, तो किसी ने भी अगर ये ऑप्शन को कर दिया तो आपकी वेबसाइट जो है हो सकती है। सर क्लाइंट हमें ये इसकी सेटिंग खोलने का इख्तियार नहीं देगा? देगा, तो फिर सर हम वैसे भी चेक कर सकते हैं? नहीं, विदाउट एडमिन पैनल के आप नहीं चेक कर सकते। सही, मैंने जब आपको वर्डप्रेस का बता रहा था तो सबसे पहले जब SEO का क्लाइंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपने डिमांड कर दी हैं। पहली चीज़ कौन सी है? एडमिन पैनल। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो इस पर एडमिन पैनल चाहिए, सही, ऑन पेज SEO और टेक्निकल SEO के लिए। और सेकंड चीज़ है कीवर्ड्स, किन कीवर्ड्स पे और कौन सी टारगेट मार्केट में आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं। तो ये 2 रिक्वायरमेंट जो होती है याद करो, ठीक है? जब भी आपने क्लाइंट से बात कर रही हैं तो ये 2 चीज़ों की आपने डिमांड करनी है। जब प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए, प्रोजेक्ट जब क्लोज नहीं हुआ तो तब तक आपने बातें करनी है, आपका बिजनेस मॉडल भी है और आप किन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं।
तो और हमेशा जब भी क्लाइंट से बात करते हैं तो हमेशा आगे से बात करते हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि कीवर्ड पे काम करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको कहेंगे इस पर भी काम हो सकता है और प्लस इस पर भी काम हो सकता है। जब आप प्लस काम करके बताओगे ना तो उसे पता चलेगा कि आप वाकई प्रोफेशनल बनते हो। अगर आप यस सर, नो सर, इट्स ओके सर, फिर क्लाइंट क्लोज नहीं होती। लोग करते हैं ये जितने भी एसईओ के नए नए बंदे जाते हैं वो यही कहते हैं यस सर, वी कैन डू, आई कैन डू, इस तरह करके। तो इसका नहीं, आप रिपोर्ट सेंड करो, डाटा सेंड करो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को पता चले काम हो, मतलब पता प्रोफेशनल। अच्छा जी, ये जो चेकबॉक्स है इस फाइल का नाम लेगा सर reports.txt। कभी भी क्रॉलिंग के अंदर जब भी इशू आएगा ना किसी भी पेज का या ओवरऑल पूरी वेबसाइट का, तो कौन सी फाइल को आपने चेक करना, reports.txt, ठीक है। इसका आप प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो एडमिन पैनल जो वर्डप्रेस होता है उसके ऊपर भी आ जाएगा। अदरवाइज सी पैनल एक मैंने बताया था, एक होता है एडमिन पैनल, एक होता है सी पैनल। बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? सर सी पैनल जो होता है वो होस्टिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आपने होस्टिंग ली। ठीक है, आप लोगों ने जब वेबसाइट क्रिएट की थी तो 000 वेब होस्ट वालों, क्या आपने सी पैनल यूज़ किया था जहाँ से आपने इंस्टॉल किया, वहाँ अब उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया तो सी पैनल बैकएंड पे रह गया। लेकिन आपकी जो मेन वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी हैं वो सी पैनल के अंदर पड़ी हैं, डेटाबेस और PHP माई एडमिन जिसे कहते हैं। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब क्रिटिकल, अब हम लोग आज बात करें टेक्निकल इश्यूज पे, तो जहाँ पे सी पैनल का जिक्र आपको पता होना चाहिए। तो अगर टेक्निकल एरर्स हैं और आपको इस फाइल का, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस फाइल के बारे में अगर आपको चाहिए तो आपको फिर सी पैनल की एक्सेस चाहिए, या किसी भी और फाइल जो कि एडमिन पैनल से एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या उससे डिमांड करना है, सी पैनल का भी डाटा। अदरवाइज आपको एडमिन पैनल होता है सिर्फ वर्डप्रेस एडमिन पैनल। सी पैनल कौन सा होता है, होस्टिंग। ये तो पता है ना होस्टिंग क्या होती है? होस्ट क्या होता है? आपकी वेबसाइट जहाँ पे होस्ट होती है, पता है कि नहीं? हाँ जी, मतलब पता चले सारे लेक्चर ऐसे ही पढ़ लिए और बाद में ऐसा है सर व्हाट इज होस्टिंग। यार होस्टिंग डोमेन नेम होता है और एक होता है होस्टिंग, तो आपस में उनको लिंक करते हैं, ठीक है। डोमेन जो होती है वो नेम होता है जो फ्रंट एंड पे आप किसी को बताते हैं, जैसे facebook.com है। लेकिन जब आप facebook.com को ब्राउज़र पे लिखते हो, ठीक है, तो कॉल कहाँ पे जाती है, उनके सर्वर पे जाती है, होस्टिंग पे जाती है, सही। वहाँ पे फाइल्स पड़ी होती हैं, वहाँ से फाइल्स आपको शो होती है। ये बेसिक है। तो reports.txt के अंदर कुछ मैंने लिखा हुआ है, यूज़र ये इसकी कोड फाइल की कोडिंग है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डिसलो wp-admin, डिसलो का क्या मतलब है? एक क्रॉलर को ब्लॉक कर दिया इस पेज पे आने से। ये पेज पहला कौन सा, wp-admin, आपका एडमिन पैनल। यहाँ पे इस फाइल के अंदर अंडरस्टूड है abc.com/, उसको पता है ये वेबसाइट का URL है, उसके आगे जो URL आएगा, जो नेम आएगा, वो उस पेज का URL है। wp-admin जो है हमारा बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल की एक्सेस वाला क्या है, URL है, लिंक है। वर्डप्रेस तो सभी ने इंस्टॉल कर ली है ना? जी। किसने नहीं की? हाँ, wp-admin जो है हमारा हुआ है। तो आप लोग इसको डिसलो करोगे तो इट्स मीन के क्रॉलर इस फाइल को, इस पेज को क्रॉल नहीं करेगा गूगल के अंदर, इंडेक्स नहीं करेगा। और जितने भी ये लिखे हुए हैं, और आप इसके अलावा जितने भी लिखोगे डिसलो के साथ, तो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो गूगल के पेज के अंदर इंडेक्स नहीं होंगे। सही। वैसे एक्सेस आप कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फाइल के नेम से आपको पता चल रहा है, रिपोर्ट्स, स्पाइडर, क्रॉलर, ठीक है, टूल्स, ये सारे क्या हैं फॉर गूगल, फॉर सर्च इंजन, बिंग है, याहू है, गूगल है, ये सारे को। और इसके अलावा जितने यहाँ से अगर किसी को समटाइम आपका कोई URL पेज, आप एक तो है पूरी वेबसाइट को आपने डिस्करेज कर दिया वो वाले चेकबॉक्स से,
लेकिन आप अब नया पेज भी बना रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हो तो पेज में तो अभी महीना लगेगा, तो आप यहाँ पे आके उसको डिसअलाउ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस पेज को इस तरह मैनेज करना है। अगर आपने यहाँ पे क्रॉल नहीं करवाना चाह रहे, इस पेज के अंदर आके डिसअलाउ सेम उसी तरह याद कर लेना, बस इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो इसकी कोडिंग पूरी होती है सीखने वाली। पेजेस भी डिसअलाउ करवा सकते हैं। हाँ, ये सारे पेजेस हैं, ये जितने भी पेजेस आ रहे हैं, डिसअलाउ लॉगिन एक पेज है, और नीचे सबसे देखें डिसअलाउ डाउनलोड्स वाला पेज है। आप नहीं करवाना चाह रहे तो डिसअलाउ है। इसके अलावा कोई भी पेज ऐसा अगर जिसको लो करवाना चाह रहे हैं लो कर देंगे। वैसे तो अंडरस्टूड है लो, सारे लो, मतलब जो चीज़ इलीगल नहीं है वो सारी क्या है, लीगल है। इलीगल चीज़ें बताई जाएंगी, तो हम लोगों ने जिसको डिसअलाउ करना है सिर्फ वो वाली मेंशन करेंगे यहाँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ आई क्या बात होती है? बिल्कुल आई। इसको नहीं समझ आई? जैसे ऊपर होता है कि वेबसाइट को कोई काम होता है कि मेल इसकी वजह से वेबसाइट बंद है, तो ऐसे करते हैं कि जैसे डिसॉल्व कर देते हैं कुछ कोड हो। अच्छा, समटाइम क्या होता है, जैसे आपने कहा कि फ्रंट एंड पे लिख दिया कि ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, या सामने किसी रीज़न की वजह से वेबसाइट ब्लॉक है या बंद है, वो यूज़र को भी बिल्कुल सही बात है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन के पेज लगा देते हैं। बैक एंड पे आपकी पूरी वेबसाइट चल रही होती है, फ्रंट एंड पे लगा देते हैं, लेकिन वो यूज़र पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। वो यूज़र को हम लोग पेज दिखा रहे हैं कि आप वेबसाइट वो है। गूगल को तब पता चलेगा जब ये चीज़ें आप लोग करोगे। अगर क्रॉल करवानी है तो अलो करोगे, जैसे अलो सारी होगी। अगर नहीं करवानी क्रॉल तो यहाँ से बंद करोगे, ठीक है। जैसे ये वाला URL है, जैसे आप बात कर रहे हो, होता है मतलब हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, नई टाइम होती है, नई वेबसाइट से वेबसाइट चल रही है, कोई कहता है कि हमने दोबारा नए सिरे से बनानी है, तो जिस दिन हम लोग वेबसाइट कंप्लीट हो गई और उसको अपलोड करते हैं सर्वर पे, उसमें टाइम लग जाता है, समटाइम नेट स्लो है, अगर आ गया कोई भी मसला है, तो एक दिन आप वेबसाइट बंद रखनी पड़ जाती है। फिर हम लोग फ्रंट एंड पे मैसेज लगाते हैं कि वेबसाइट क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है इसमें, तो थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर यूज़र जो हमारे यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन गूगल के लिए क्या करेंगे, गूगल को बंद करने के लिए ये चेक बॉक्स बात समझ, यूज़र का एक लहदा पर्सपेक्टिव है, उसको हैंडल कर देगा, गूगल को हैंडल करने का एक लहदा, ठीक है। समटाइम एक प्राइवेसी एरर भी आता है जिसमें लिखा होता है कि सेट योर नेटवर्क कनेक्शन प्राइवेट, वो एरर होता है। सेट योर कनेक्शन प्राइवेट, नेटवर्क कनेक्शन प्राइवेट, इस तरह का। अच्छा, इसमें आगे वैसे वो एरर आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक एरर आता है गूगल के ऊपर, अगर SSL एक सर्टिफिकेट होता है, एक लेयर होती है जो आपकी वेबसाइट यूज़र को सिक्योर करती है। आप क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन देते हो ना कहीं से, तो अगर वो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हो तो गूगल एरर देता है, ठीक है। तो ये एरर आगे आते जाएंगे साथ साथ, यहाँ तक क्लियर। इसको भी करने के लिए आप क्रॉस चेक वाला प्लगइन जो है गूगल वर्डप्रेस के अंदर, वही वेबसाइट्स ओपन नहीं होती, तो वहाँ पे कुछ लिखा रहता है कि आपका IP एड्रेस वगैरह के मतलब जब आप अपना IP चेंज करते हैं ज़ेनमेट या कोई भी प्रॉक्सी वगैरह लगा के, तो फिर वो वेबसाइट ओपन होती है। वो मैंने क्या लगाया होता है, वो आपकी IP बैन हो जाती है। IP बैन हो जाती है, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर आप एडमिन पैनल के अंदर जाके मेरी वेबसाइट के ऊपर गलत यूज़र ने पासवर्ड लगाते रहोगे, तो वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बैनिंग की ऑप्शन, या कोई ऐसी चीज़ें करो जो कि ब्लॉक है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो आपके IP को बैन कर देगा ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर लोगों ने लगाए होते हैं, तो जैसे प्लगइन लगाए होते हैं सॉफ्टवेयर से मतलब। प्लगइन के अंदर क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट के अंदर बार बार पेजेस को इधर उधर इस तरह कर रहे हो तो वो ब्लॉक कर देते हैं, यही रीज़न होती है। तो IP चेंज कर देते तो दोबारा एक्टिव हो जाता है। वैसे IP दूसरी वेबसाइट पे ब्लॉक होती है, उसमें IP वाला कोई इतना सीन नहीं है। वो आप गलत काम करते तो गलत काम करें तो गलत XML साइट मैप जो है ये तो क्लियर है, ये नहीं क्लियर, ये मैंने गूगल कंसोल पे आप लोगों ने इसको लगाया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कुछ सबमिट किया, क्लियर है ये।
आवाज़ किसी की नहीं आई, पता नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ नहीं आ रही है। क्लियर है और अच्छा, एक तो साइट मैप है। अब ये साइट मैप कौन सा है, और गूगल ये साइट मैप कौन सा है और यूज़र पर्सपेक्टिव से। अगर आप alibaba.com वेबसाइट में जाओ तो उनकी एक पूरी कैटेगरी की लिस्ट होती है, साइट मैप होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पर डायरेक्शंस बनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर वेबसाइट बहुत बड़ी है तो आप अपना साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। उस साइट मैप के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का जो डाटा है वो होगा, लेकिन ये होगा फॉर यूज़र पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यूज़र को आप गाइड करना चाह रहे हैं ताकि उसको इन्फॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर मिलती है। अगर आपकी वेबसाइट ही 5 समूह की है तो फिर इस साइट मैप की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी वेबसाइट है 1000, 2000, 10,000 पेजेस की, तो फिर आप इस तरह का साइट मैप बनाते हैं। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में 1-2 दफ़ा हुआ है, अदरवाइज इस तरह का साइट मैप हमने कभी भी ना क्रिएट किया ना किसी ने रिक्वायरमेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइट मैप एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। साइट मैप बेसिकली होता है डायरेक्शंस होती हैं, इस रास्ते में जाना है तो ये रास्ता है, इधर जाना है तो ये रास्ता है। तो वो सारे लिंक्स एक ही जगह पर होंगे, जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा है वो एक ही पेज के ऊपर होगा एक्सेस करने के लिए। तो ये एक प्लगइन है, इस तरह का पेज बनाने के लिए अगर आप ये प्लगइन कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट हो जाएगा। मतलब वर्डप्रेस इतना आसान है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करो। अच्छा, और अभी आप लोग सीख रहे हो, जो आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगी। मैं अगर कह रहा हूँ ना कि मैं ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप ये ना करना कि ज़रूरत हमें काम पड़नी, लेकिन पहला क्लाइंट ही आया हो गया ये साइड मैप देखना, तो आप मिला ये तो पता नहीं किया था, थोड़ा पूछना वो नहीं करना। जब आप सीख रहे हो तो फिर आपने प्रैक्टिस सारी करनी है ताकि आपको आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए। बाद में यूज़ हो या ना हो वो एक लगा उसमें। डिज़ाइन टेक्निकल इशू है। आपकी जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन होगा वो कभी भी सिंगल पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। ये रैंकिंग फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि जैसे रैंकिंग फैक्टर में क्या है कि गूगल चाहता है कि गूगल उस वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करेगा जिसका अबाउट अस पेज है, जिसके अंदर कंटैक्ट अस का पेज है, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, पॉलिसीज़ हैं, एग्रीमेंट है, मतलब पूरा एक यूज़र को सिक्योर किया गया है, उसका होम पेज है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए पूरी एक इस तरह कंप्लीट पैकेज के साथ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं सिंगल पेज वेबसाइट बना लेते हैं, मेरी तो रिक्वायरमेंट ही इतनी है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट तो यूज़र पर्सपेक्टिव से तो वो फुलफिल हो गई, लेकिन गूगल के पर्सपेक्टिव से वो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। गूगल आपकी वेबसाइट को कम प्रेफर करेगा बनिस्बत दूसरी वेबसाइट जिनके ये सारे पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो आपने अगर इस तरह का आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसका सिंगल पेज है तो आप सबसे पहले उसका पेज छोड़ दें, पेजेस सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं और पेजेस में तकरीबन आधे घंटे में आप सारे पेजेस वहाँ से निकाल के नए पेज क्रिएट कर सकते हैं। वही कोड आपने पेस्ट कर देना जो सिंगल पेज में यूज हुआ है, तो वो 5-7 समूह की पेज वेबसाइट बन जाएगी। उसका बेनिफिट क्या होगा कि गूगल में आपकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होगी। अब गूगल एक पेज को क्रॉल करे और दूसरी जगह पे गूगल एक वेबसाइट के 10 पेज को क्रॉल करे, वो किसको प्रेफर करेगा? 10 वाली को। मतलब कोई बंदा एक एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझा रहा है तो एक ही बंदा दूसरा बंदा जो है वो 10 तरीकों से एक चीज़ समझा रहा है, तो किसकी ज़्यादा समझ आएगी? 10 वालों की। तो यही सेम सिनेरियो है कि वेबसाइट का डाटा आपने एक्सटेंड करना है पेजेस के अंदर ताकि गूगल को उसके अंदर आसानी हो समझने में वेबसाइट किसकी अबाउट है। क्लियर? ये भी टेक्निकल इशू होता है जिसकी अगर वेबसाइट इस तरह की अगर आप बनाने की सोच रहे हो किसी क्लाइंट की है तो अगर इस तरह का सिनेरियो आता है तो उसको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो क्लाइंट होंगे वो ई कॉमर्स वेबसाइट वाले होंगे या दूसरे होंगे ब्लॉग वाले? कौन से होंगे भाई? ये तो कौन से होंगे? दोनों हो सकते हैं, ई कॉमर्स भी हो सकता है और सर्विस वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पर डेंटिस्ट भी आ सकते हैं तो डेंटिस्ट टूल्स वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट एक डॉक्टर है और डेंटिस्ट के जो टूल्स बेचने वाला है वो ई कॉमर्स वाला। तो क्लाइंट तो आपके दोनों हो सकते हैं क्योंकि एसईओ तो दोनों भी हो सकती है, लेकिन आपके पास कौन से आएंगे ये आप पे डिपेंड करता है।
ई कॉमर्स क्या होगा कि वो बड़ा ब्रांड होगा, जाहिर है अगर वो टूल्स बेच रहे हैं तो उसका कम से कम कुछ ना कुछ तो सेटअप होगा, तो वो फिर थोड़ा सा हैक्टिक फील देगा आपको क्लोज करने में ना, कि यार एज ए एस एक्सपर्ट इसको रखूँ। लेकिन डेंटिस्ट जो है वो सिंगल पर्सन है, आपने थोड़ा सा उसको कन्विंस करोगे तो वो हो जाएगा। तो लेकिन क्लाइंट दोनों आ सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की एसईओ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ई कॉमर्स की भी एसईओ सेम है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता दूँ। अब डेंटिस्ट क्या होता है, वो उसका वो चाहता है कि डेंटिस्ट लाहौर में लिखे, मेरा होम पेज में मेरा नाम है अब्दुल वहाब फॉर एग्जाम्पल, abdulwahab.com के नाम से, तो मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल पे क्या करे रैंक कर दिए, और इस तरह के 5-7 कीवर्ड्स हैं, मेरा काम चल गया, मैं सो रहा हूँ। आपने उसकी वेबसाइट रैंक कर दी कि 2-4-6 महीनों में, और वो खुश हो गया। दूसरी जगह पे ई कॉमर्स साइट है। अब ई कॉमर्स साइट का एक पेज नहीं होता, ठीक है। अब हर टूल का अलग पेज होगा, जो भी आपके टूल्स यूज होते हैं। अब हर पेज के क्या होंगे, अलग कीवर्ड्स होंगे। तो सिनेरियो समझ आ रही है कि ई कॉमर्स में अगर आपकी 500 प्रोडक्ट्स हैं तो 500 पेजेस होंगे, यानी कि डेंटिस्ट abdulwahab.com का उस तरह की 500 वेबसाइट है जो आपने एक ई कॉमर्स के अंदर रैंक कर दी, क्योंकि लहदा पेज का मतलब है कि लहदा वेबसाइट कंसीडर होगी गूगल के अंदर, ठीक है। तो गूगल में जो 500 वाला है उसका लहदा 500 दफ़ा एसईओ करनी पड़ेगी। अब्दुल वहाब साहब को एक ही दफ़ा एसईओ करके रैंक करवा देंगे, ठीक है। उसको ज़रूरत नहीं है, वो सो रहा है, ठीक है, उसको बिजनेस मिल रहा है, उसकी वेबसाइट रैंक है। लेकिन ई कॉमर्स वाले को कंटिन्यूसली उसकी नहीं, अच्छा 500 प्रोडक्ट्स तो आज मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने एक दफ़ा अपनी शॉप को कर लिया प्रोडक्ट से, मेरी दुकान 6 महीने चलती है, अच्छी चलती है, मैं कहता हूँ यार अंदर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, वो हो सकता है ना, होता भी है। फिर क्या होगा, फिर 500 से 10,000 प्रोडक्ट्स हो जाएगी, और वो वेबसाइट पर भी सेम टूल अप्लाई होता है। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी एसईओ पेजेस बढ़ते जाएंगे, और एसईओ भी क्या होगी, हर पेज की लहदा से बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह के आपको अगर ई कॉमर्स का अगर इस तरह का एक भी क्लाइंट मिलता है, और अगर आपको आपकी वर्क से सेटिस्फाई है, ये सारा साल चलते हैं क्लाइंट्स। मेरे पास क्लाइंट्स हैं ऐसे ई कॉमर्स के 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, ठीक है। वो 4-5 साल तो ये नहीं है कि मैं उनके एक ही पेज में बैठ के तो पॉलिश करता जाता हूँ, मतलब एक क्या करोगे, यही करोगे जो सीख रहे हो आप। उसमें करना क्या होता है कि पेजेस उसके ज़्यादा है, पहले महीने ये टारगेट है, फिर दूसरे महीने ये टारगेट, तीसरे महीने ये, चलता बिजनेस एक्सटेंड होता जा रहा है, बिजनेस उसको मिलता जा रहा है, काम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो 4-5 साल से प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स से चल रहे हैं। कुछ होते हैं जो अब्दुल वहाब साहब में एक दफ़ा काम करवाएंगे, वो 3 महीने बाद, चौथे महीने आप उसको पैसे देते हुए दर्द हो गए कि अब तो काम हो गया, तो होता भी है, क्लाइंट चला जाएगा आपसे, क्योंकि उसको आगे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट की डेंटिस्ट लाहौर पे आना, और वो आ चुका है, वो कहेगा जी फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे, तो चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है, क्लाइंट्स आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि वो ऊपर लाइन लिखी हुई है, होम एसईओ पीपीसी एंड एनालिटिक्स, सेंटर में ना उनके तीर बने हुए हैं। तीर मतलब क्या बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं, मीन्स के सेपरेट पेजेस हैं। होम का क्या है, एक पेज, फिर एरोज बने हैं, फिर एसईओ पीपीसी एंड एनालिटिक्स सर्विसेज का क्या है, एक पेज है, फिर उसके बाद एरोज बने हुए हैं, और फिर क्या है प्रोफेशनल एसईओ, फिर एरो बने हुए हैं, और उसका एसईओ टेक्निकल ऑडिट। हम लोग जिस पेज पे खड़े हैं इस टाइम, इसके अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट, ठीक है, बात समझ आई। अब इसमें ब्रेड क्रम्स में क्या होता है कि आपको ये बताता है कि आप होम पेज से कितनी दूर आप बैठे वेबसाइट के अंदर, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि आप होम पेज से कितना पेजेस अंदर बैठे हैं। ये ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो आपने वर्डप्रेस के अंदर, वैसे तो वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो अगर किसी के अंदर नई ऑप्शन होती है प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। वैसे लिखा हुआ है यूज़ कैन आल्सो हेल्प होता है, बाय डिफ़ॉल्ट CMS वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन ऑलरेडी आपकी एक्टिव हो गई, ये ऑलरेडी आपकी वो चीज़ एक्टिव है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये भी टेक्निकल एसईओ के अंदर आपने
लेके आना। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको टूल आपको हर जगह पे हेल्प कर रहा है, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि टूल ने सारा कर दिया, कल किसी ने पूछ लिया व्हाट इज ब्रेड क्रम्स, ऐसे बड़ा तो था लेकिन पता नहीं होता कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरह होता है, बिहाइंड द सीन कैसे होता है, तो पेजेस इस तरह क्रिएट हो जाते हैं। क्लिक करते जाओगे, जैसे दराज कार्ड पीके पे जाओ, मोबाइल्स के अंदर जाओ, मोबाइल्स के अंदर एप्पल के अंदर जाओ, एप्पल के अंदर आईफोन 12 प्रो के अंदर जाओ, बात समझे, वो ऊपर देखना ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अगर आपने अब आप होम पेज पे अगर ब्रेड क्रम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, समटाइम मतलब यूज़र पर्सपेक्टिव से भी होता है, आप होम पेज पे दोबारा जाओगे फिर आओगे, लेकिन ब्रेड क्रम्स में क्या होता है कि आपने वहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे, 2-3 समय जहाँ पे भी पीछे जाना है, जितना उस पर सिंपल क्लिक करोगे तो वापस चले जाओगे। यूज़र की इंटरेक्शन भी अच्छी हुई, गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो SEO है और आपकी जो वेबसाइट की टेक्निकल SEO वो क्या हुई, स्ट्रॉन्ग हुई। गूगल इसको प्रेफर करता है अगर इस तरह की चीज़ आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हो। ये विंडोज में भी जैसे बिल्कुल वही सेम है, जैसे आप फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर वो ऊपर जो सर्च बार होता है वहाँ पे शो हो रहा है, स्कीमा मार्क वो स्कीमा आ गया है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल है कि आपके जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, जो कंटेंट आप लोग वहाँ पे लिखते हैं, तो जो ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पे आपकी डेट्स मेंशन होनी चाहिए। सिंपल कोई इसमें नहीं है, अगर डेट्स नहीं है तो डेट्स मेंशन कर दो। तो उसमें यह है कि आपकी जो ब्लॉग्स हैं वो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से, इसमें वो भी साइंस नहीं है। डेट्स का क्या मतलब, कैसे ऐड करनी, क्या है बाय डिफॉल्ट होती हैं। अच्छा, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट है, मतलब आपने पोस्ट की है करके देखी किसी ने पोस्ट, जी जी डेट आ रही नहीं होती, हाँ ये अपडेट भी करते हैं तो उस दिन की आ जाती है। मतलब डेट बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। ये सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, समटाइम मतलब मुझे समटाइम ज़रूरत पड़ती है कुछ ब्लॉग्स में ना, मैं डेट्स मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। जी जी मतलब जैसे अब जियो न्यूज़ वाले हैं, ARY न्यूज़ वाले हैं, अब उन्हें होता है कि डेट वाइज हमारा कंटेंट आए। गूगल भी प्रेफर करता है, गूगल को कैसे पता चलेगा ये कंटेंट आज का या कल का, सही बात, डेट और टाइम के साथ पता चलेगा। इवन तो डेट के साथ टाइम भी होगा, सही ज़्यादा इफेक्टिव आपकी वो SEO होगी। सही बात, लेकिन हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये चीज़ नहीं रिक्वायर, उड़ाना भी होता है तो वो प्लगइन मिल जाते हैं उड़ाने वाले भी वर्डप्रेस में, कि डेट हाइड करने के तरीके, मतलब प्लगइन, तो वो आप हाइड करना चाह रहे हो तो हाइड हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट वैसे शो हो रहा होगा। अगर कोई आर्टिकल अपडेट करेंगे तो डेट भी अपडेट हो सकती है। नहीं, आर्टिकल अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपने वो डेट है वो कोई देगी, पब्लिश डेट कोई देगी। हाँ, लास्ट मॉडिफाइड का लास्ट मॉडिफाइड आ जाएगा, पब्लिश डेट सेम देगी, क्योंकि पब्लिश तो एक ही दफ़ा हुआ है। ये आई थिंक इस क्लास में जिक्र भी हुआ था जब वो तालिबान वाले, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल बताई थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ही आर्टिकल पोस्ट कर दिया उन्होंने, वो 2 दिन से एक ही चल रहा है, लेकिन उस पर जो भी डेवलपमेंट्स आती जा रही हैं वो डेट टाइम वाइज मेंशन करते जा रहे हैं, 2-3 लाइन लिखते जा रहे हैं, एज एक ही है। अब गूगल उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा बनिस्बत ये कि हर डेवलपमेंट का लेवल से पेज बनाया जाए और वो गूगल पे रहेगा। ठीक है, गूगल उसको प्रेफर करेगा लास्ट मॉडिफाई हो। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है मॉडिफाई करना आर्टिकल्स को। लोग समझते हैं कि शायद नए आर्टिकल पोस्ट करना, ये वैसे कल कंटेंट मार्केटिंग के अंदर सारी डिस्कशन होगी। तो इसमें क्या होता है कि मॉडिफाई करना जो होता है वो गूगल को प्रेफर होता है। मतलब आपने एक आर्टिकल लिखा आज से 2 साल पहले, व्हाट इज़ SEO भी लिख दिया, सही, अब व्हाट इज़ SEO तब तो वो थी जो आपने लिखी है, लेकिन आज भी वो है, नहीं आएगा, आज तो वो नहीं, क्या होगा फिर वो आपको प्रेफर नहीं करेगा, फिर वो किसी और को करेगा। आपको तब करेगा जब आप उसको मॉडिफाई करोगे। ठीक है, तो गूगल को बताओगे कि मॉडिफाई कर दिया, गूगल फिर कहेगा कि ये ब्रांड, समझ गए ना। गूगल ने काम करना है अपने रीडर्स के लिए, जो उसकी google.com पे गए, उसने जाके वहाँ पे लिखा व्हाट इज़ SEO, और उसने ब्लॉगर वहाँ पे जो दिया उसको रीड किया। ठीक है, अब उसने रीड किया, उसको बेनिफिट हुआ तो गूगल सेटिस्फाई हुआ। आपकी वेबसाइट अच्छी होने से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ,
रीडर के सेटिस्फाई होने से गूगल सेटिस्फाई हो, क्योंकि गूगल तुमसे पैसे कमा रहा है ना कि आपसे पैसे कमा रहा है, बल्कि आपको तो दे रहा है। ठीक है, तो आपने रीडर्स के लिए बेनिफिट निकाला, तो रीडर्स का बेनिफिट यही है कि व्हाट इज ऐसी 2 साल पुराने वाली आर्टिकल सेट होंगे या आज वाला आर्टिकल जो मॉडिफाई हुआ है या नया पब्लिश हुआ है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए आज वाला जो अप टू डेट है ये स्ट्रेटजी है, ये इसके अंदर इस तरह मोटिवेट। अच्छा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का तो पता है, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल, यूनिक, स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें ये वाली जो ऑप्शन है ये आपको पता है किधर आ रही है, ये परमालिंक्स हमारे पास सेटिंग के अंदर परमालिंक्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया है, सेटिंग के अंदर ये वाली ऑप्शन है, परमालिंक्स में जाना है और आपने फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली कैसे होंगे, जैसे ये एक वेबसाइट लिखी है abc.com/, अब आपका टॉप आर्टिकल है या पेज है व्हाट इज एसईओ के अबाउट, तो यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा या 1 2 3 4 5, नहीं व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो यूज़र फ्रेंडली जो है आपका परमानेंट होना चाहिए। क्लियर है, और बाई डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं होती है, बाई डिफॉल्ट कोई और होती है, आप लोगों ने ये जाके आज प्रैक्टिस करनी है। टाइटल टैग्स तो आपको पता है, कर ली है सबने ग्रीन या रहता है अभी किसी का, ये है कि नहीं किए, तो हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर मेटा टाइटल यूज सेक्शन में जाके टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखे थे, वो ग्रीन हो गई है कि नहीं हुई, ये वही है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में इसको ऐड कर दिया कि मतलब ये भी एक इशू है टेक्निकली। बाकी देखो वहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं एनालिटिक्स के आगे, बता सकता है क्यों बने, जब आप पोस्ट एसईओ में जाके स्क्रीन के अंदर होगे तो फिर डॉट्स नहीं बनेंगे। यूज़र का एक जगह होती है स्पेसिफिक जहाँ पे आपके रिजल्ट शो करवाता है टाइटल, अगर आपने टाइटल उससे बड़ा लिख दिया तो वो डॉट्स की शक्ल में चला जाएगा, उसके अंदर लिखोगे तो वो सारी मैसेज में वो कर देगा। इस तरह की चीज़ें भी टेक्निकली वैसे होम पेज में भी आ जाती हैं। अच्छा, जो टेक्निकल ऐसी होती है वो लहदा सी जॉब नहीं होती, आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा कि टाइप्स होम पेज एसईओ एंड होम पेज एसईओ। तो जो टेक्निकल इशू ऐसी होती है वो बेसिकली होम पेज एसईओ के अंदर होती है, क्योंकि जो भी आप लोग काम कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, वेबसाइट के एडमिन पैनल पे कर रहे हैं, तो जो एडमिन पैनल पे काम हो रहा है वो सारा होम पेज के अंदर आएगा। होम पेज के अंदर सब ब्रांच है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट का पता है, करके देख लिए, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ भी लिख दी है 152 170 कैरेक्टर्स आपके डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए। कि आप नेट राइटर से भी लिखवा सकते हो और खुद भी लिख सकते हो। इसमें आपका जो टारगेट कीवर्ड होगा उस पेज का लाजमी शो होना चाहिए, टाइटल में भी और कोशिश करो कि स्लग में भी। स्लग कौन सी है, तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, जिसे हम लोग बात कहते हैं। तो आपने यूएस में देखा होगा कि स्लग भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्लग क्या होता है, यूआरएल को चेंज करना। अगर आपका वैसे तो टाइटल है व्हाट इज एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लेकिन आप चाह रहे हो कि यूआरएल ये वाला क्रिएट ना हो, यूआरएल सिर्फ रहे कौन सा, व्हाट इज एसईओ। तो फिर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन के सेंटर में योस्ट की जो सेटिंग है उसके सेंटर में स्लग आ रहा होता है, स्लग ना हो, वहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपका परमानेंट स्लग बन जाएगा। सब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेरी हम सर्च इंजन में लगाते हैं तो उसमें एग्जैक्ट ओनली वाला जो टाइटल नहीं आता तो उसके नीचे राइट स्ट्रोक चला होता है, ये चीज़ कैसे मिस है, ये वो डाटा सर्च आ रहा है, वो किस बेस पे आ रहा है। मतलब ये जो हमने जैसे अवार्ड विनिंग एसईओ कंपनी लिखा हुआ है ऊपर टाइटल है, ये कीवर्ड है,
इस तरह हमने इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, लाइक सीन्स कुछ भी नहीं, टाइटल के अंदर जी टाइटल अच्छा आप कह रहे हो कि टाइटल के अंदर हमने लिखा कुछ है जी। लेकिन टाइटल कुछ है जी तो होता है, मतलब ये तो मुश्किल नहीं है। अगर ये एक कीवर्ड आपने ऐसा लिखा है कि उसकी किसी ने एसईओ की नहीं है, और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज़ अगर गूगल में किसी की एसईओ नहीं है तो गूगल आपको फिर भी रिजल्ट दे देता है। वो बहुत आगे जा आगे ना, मतलब बहुत भी क्रिटिकल हो तो एरर आता है, अदरवाइज कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने शो करवा देता है। ठीक है, अब वो पहले प्रेफरेंस क्या करेगा टाइटल वाली, वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है जो टाइटल के अंदर जो एग्जैक्ट पेश है, तो फिर क्या करेगा वो उससे मिलती जुलती रियलिटी वेबसाइट को शो करवाएगा। अब उसका टाइटल में कीवर्ड होना ज़रूरी नहीं है। जब ये सिनेरियो होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे टारगेटेड एसईओ नहीं हो रही इस कीवर्ड के अगेंस्ट। वो टारगेटेड एसईओ जहाँ पे हो रही होती है तो वहाँ पे एग्जैक्ट कीवर्ड लिखे होते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन में, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कंपटीशन का अंदाज़ा भी आप इस तरह लगा सकते हैं। व्हाट इज़ एसईओ लिखा टॉप 10 पेजेस में, अगर सबने व्हाट इज़ एसईओ लिखा है तो आपको पता चल गया कि सारे इसको टारगेट कर रहे हैं। अगर आप पहले 5 ने लिखा है तो आपको पता चल गया कि अगर मैं भी इसके ऊपर काम करूँगा तो मैं इनको छठे नंबर पे मैं भी आ सकता हूँ। चलो 500 को बीट तो नहीं कर सकता लेकिन छठे नंबर पे आ सकता हूँ क्योंकि जगह खाली पड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह आप नीचे जाते जाओगे और 100 तक सबने व्हाट इज़ एसईओ लिखा है, कंपटीशन क्या होगा? ये मैनुअल कंपटीशन चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप किस तरह एसईओ का मैनुअल कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं। तो होता है ना टूल यूज़ कर रहे हो गए आप लोग एचरफ या moz.com, एक वो तरीका और एक तरीका ये है कि मैनुअली कोई भी कीवर्ड लिखा और उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आपने देखते जाना, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिल रही है चीज़ें एक्सप्लेन के लिए सारे उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं ये वेबसाइट ब्रांड्स। ठीक है, अच्छा ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स क्या होता है किसी को आइडिया? ब्रोकन से जैसे पता चल रहा है शुरू में हम लोगों ने सारी कोई ना कोई वेबसाइट क्रिएट कर ली abc.com/whatisSEO, लेकिन आगे जाके हमने वेबसाइट उस आज तो व्हाट इज एसईओ रखा है, लेकिन कल को मैं उसका यूआरएल चेंज कर देता हूँ। यूआरएल क्या कर देता हूँ? व्हाट इज एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंट, पहले मैंने बताया उसी को। अब लेकिन गूगल के अंदर व्हाट इज एसईओ वाला जो पेज था, जो लिंक था, जो यूआरएल था, वो क्या होगा? वो ब्रोकन लिंक कहलाएगा। पहले था लिंक, वो पहले वहाँ पे वो चीज़ थी, अब वो चीज़ वहाँ पे पेज वो वाला नहीं है। पेज हमने तो अपग्रेड करके आगे चले गए, लेकिन व्हाट इज एसईओ गूगल के लिए तो वहीं पे है। तो गूगल उसको क्या कंसिडर करेगा? ब्रोकन लिंक, कि लिंक ब्रोक हो गया। क्या हम अपना लिंक जो है उसको चेंज कर सकते हैं? मतलब एक पोस्ट है, ये उसी में आ रहा है ना। अब आपने लिंक तो चेंज कर दिया, यहाँ पे लिंक चेंज हो गया। व्हाट इज एसईओ था, व्हाट इज एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यूआरएल हमारा चेंज हो गया। चेंज कर भी सकते हैं, मैंने तो कर दिया, लेकिन चेंज करने के साथ बैड इम्पैक्ट आए हैं। पहला इफेक्ट क्या पड़ा है? ब्रोकन लिंक का। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपकी सारी एसईओ फारिग होगी जो आपने जितनी मेहनत की है उसके ऊपर, क्योंकि व्हाट इज एसईओ एक लहदा पेज है गूगल के लिए, व्हाट इज एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंस लहदा पेज है। दो लहदा आइडेंटिटीज हैं, आपके लिए सेम है, लेकिन आपके लिए सेम होना गूगल के लिए इनफ नहीं है। बात समझे? अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे टेक्निकल एसईओ आ जाइए। ठीक है, अब ये जहाँ तक जो काम किया ये नाड़ी बंदे ने तो कर दिया, उसने सोचा, उसने कहा यार पेज का यूआरएल चेंज होना चाहिए, ये तो बड़ा वो है। या नया बंदा है, उसने कहा आप किसी पुराने बंदे ने ये रखा था, आप चेंज करो, ये नहीं रखना, ये करो। ठीक है, अब कर लेना बड़ा आसान है, विदिन मेरा ख्याल है 1 मिनट नहीं लगता यूआरएल चेंज हो गया। लिखना ही है यूआरएल लिख दो, चेंज हो गया। प्लगइन इसके लिए चाहिए होता है यूआरएल। बातें क्या मैं ज़रा समझा रहा हूँ कंसेप्ट जिनको नहीं करना। तो अब ब्रोकन लिंक क्रिएट हो गया। अब दो अलग-अलग पेजेस बन गए फॉर गूगल। आपके लिए एक पेज है, गूगल के लिए कितने हैं? 2 हैं ब्रोकन लिंक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक प्लगइन यूज़ करेंगे। प्लगइन कौन सा है? रीडायरेक्शन।
प्लगइन का नाम, वैसे रीडायरेक्ट कहते हैं। 301 रीडायरेक्ट मैनुअल, इसका जो कोड है ना, जैसे लॉ के अंदर वो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, शिक्कियाँ होती हैं जो भी, तो इसके अंदर 301 रीडायरेक्ट लगाना है। अब व्हाट इज एसईओ पे जो भी आए, गूगल आए या यूज़र आए, अब यूज़र ने किसी ने आपके सेव कर लिया यूआरएल, कल को जब वो व्हाट इज एसईओ पे जाएगा और रीडायरेक्ट नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए वहाँ पे क्या आपको पेश होगा, ये लिंक रोक है, ये देखो ये वाला एरर आता है 404, ठीक है। 404 का मतलब है कि पेज ब्रोक है, इस पेज में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये भी बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर ये पेज बन जाता है, तो कहीं पे भी नहीं जाता, फिर यहाँ पे आ जाता है। इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से एक अच्छे होने के लिए, ठीक है। लेकिन पीछे जाते हैं, हमने यूआरएल चेंज कर दिए, और यूआरएल चेंज अब हमने तरीके से करना है, एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस जो एसईओ के अंदर कहलाती है। हम लोग प्लगइन यूज़ करेंगे कौन सा, रीडायरेक्शन वाला। रीडायरेक्शन के अंदर हम लोग पुराना यूआरएल भी लगाएंगे कि यहाँ पे जो आए वो रीडायरेक्ट हो जाए हमारे नए यूआरएल। जब हम लोग ये काम कर देंगे, हमारा यूज़र भी खुश और यूज़र भी खुश, ठीक है। अब यूज़र व्हाट इज एसईओ पे आता रहे, बार बार आता रहे, जाएगा कहाँ पे, व्हाट इज एसईओ एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों काम हो गए। अच्छा, और इसमें एसईओ की शिफ्ट हो जाती है। जब आप 301 रीडायरेक्ट लगाते हैं तो आपकी जो एसईओ होती है वो क्या होती है, रीडायरेक्ट हो जाती है। मतलब गूगल आपकी जितनी भी एसईओ की उस पेज की एफर्ट आपने की होती है, बैकलिंक्स वगैरह जो भी, तो सारे ट्रांसफर कर देता है नए पेज। क्लियर हो गया जी जी। तो आप क्वेश्चन पूछ लें, सारा जो मुद्दा है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए प्रॉपर वे यूज़ करेंगे तो उसमें नुकसान भी नहीं होगा। वैसे कोशिश करें कि यूआरएल चेंज हो ना, लेकिन सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए 100% का चेंज करना ही करना है। मेरे पास एक क्लाइंट है अमेरिका का था, उसने क्या किया कि उसने वेबसाइट बनाई और एसईओ को उसे उसने पता क्लाइंट काफ़ी बड़ा था, डेवलपर ने पूरी वेबसाइट नहीं बना दी, तो सारे पेजेस में वेबसाइट यहाँ पे खड़ी है गूगल में, जिस दिन लाइव हुई है यहाँ पे खड़ी है, कोई ट्रैफिक जीरो, सारा इम्पैक्ट खत्म, जीरो। मतलब सारे ब्रोकन लिंक्स, सारे डी इंडेक्स हो गए, सारे फॉरेन वेबसाइट। और वैसे भी जब ये चीज़ आप करते हैं तो गूगल के लिए आप फिर वो हिट लिस्ट पे आ जाते हैं। गूगल फिर आपको कहता है कि ये बंदा सही नहीं, ठीक है। खैर वो फिर हमने दोबारा उसको जो भी फिर वो यही चीज़ें करते हैं, रीडायरेक्शन और डिफरेंट सिनेरियोज। लेकिन ये है कि जब आप इस तरह का सिनेरियो आए तो वहाँ पे आप लोगों ने गाइड करना है कि प्रॉपर एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट के यूआरएल को चेंज करना है। अदरवाइज वैसे कोशिश करनी है कि ना हो। मेरी वेबसाइट जो अभी रीमैप हुई है लास्ट वीक में मैंने अपडेट की, उसमें जो भी यूआरएल से पुराने थे, ठीक है, वो जैसे ही शिफ्ट हुई है गूगल को लगा वही है सेम। फ्रंट एंड के लिए चेंज हो गई है, मतलब नया बंदे के लिए, मतलब यूज़र के लिए, गूगल के लिए वही है चीज़, बल्कि अपग्रेड हो गया आ गई कि अच्छा चलो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्लस हो गई, तो वो बेनिफिट ज़्यादा। बेनिफिट लेना ना आगे अच्छा काम करते करते गिर जाओ नीचे, तो रीडायरेक्शन और ये वो सारा यूज़ करना है। ये प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। पुराना यूआरएल नया यूआरएल लगा के देख लेना। एक पोस्ट आपने लगानी, उसमें दूसरी पोस्ट लगानी, वो आप उस पुरानी वाली पोस्ट पे आपने उसको ब्राउज़र में लिखना है। जब आप लिखोगे तो आपको वहाँ से उठा के आपके नए पेज पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली लगाने के बाद। तो आप लोगों ने ये ट्राई कर लें। सर एक लिंक को एक दफ़ा तुमने रीडायरेक्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा कर सकते हैं रीडायरेक्ट किसी और लिंक पे? कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा ये जो मूवीज़ वाली वेबसाइट होती है ना, जो फ्री ऑफ कास्ट मूवीज़ देते हैं, तो थोड़ा सा आप बता दो। जी जी। फ्री ऑफ कास्ट मूवीज़ देते हैं आप, मतलब हमें तो अब तक आपको होगा कि शायद नहीं देते जा रहे हैं। वो अच्छे खासे एक तो पैसे कमाते हैं, दूसरा ये है कि पैसे फ्री नहीं कमा रहे होते, उनके पीछे वो डंडा लेके चढ़े होते हैं।
पोस्टिंग वाले भी, DMCA लीगल बंदे कटरम पटरम, उनकी डोमेन्स बैन हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और आप अक्सर देख रहे हैं उनकी वेबसाइट को फॉलो करोगे तो वो वेबसाइट महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितनी भी बड़ी वेबसाइट होगी वो चेंज होती रहती है। लेकिन आप अगर पुरानी में भी जाओगे तो आपको ऊपर से चेंज हो जाएगा लेकिन बाकी सारा सेम रहेगा। रीडायरेक्शन लगते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वेबसाइट बैकएंड पे तो वो डिलीट हो रही है, वो चेंज करते जा रहे हैं बार बार, लेकिन वो SEO वाला SEO फैक्टर उनका जो है ना वो फिट नहीं होगा। तो जितनी मर्जी रीडायरेक्शन लगा दो, 100 लगा दो पेशेंट तो 100 पे चला जाएगा। आप किसी भी पेज पे जाओगे तो एंड वाला जो आपने लगाया होगा उस पर जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं लगाना। मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तो यूजर है अच्छा। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल SEO में। जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस जब नया इंस्टॉल किया था तब एरर क्या है, मतलब पहले ऑप्शन वो ऑटोमेटिकली क्या देता है, एडमिन यूजर नेम आपका क्या होता है, ये मोस्टली सबने इसी तरह रखा होता है। जो आपने ये इस तरह नहीं रखना, आपने जो यूजर नेम है वो अपना प्रॉपर रखना है और पासवर्ड भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। सिक्योरिटी जो आपकी वो क्या होनी चाहिए, नीचे लिखा है अपने प्लगइन्स को अपडेट वगैरह करते रहना। एक दिन जिक्र हुआ था कि नॉट प्लगइन या क्रैक थिंग्स वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, काम भी चलेगा लेकिन बैकडोर्स ऊपर रहती है। कि मतलब फ्रंट पे आप लोगों ने पूरी सिक्योरिटी की है, ठीक है, और बैकएंड पे एक आपने ऐसा प्लगइन कर दिया जहाँ पे रास्ता पूरा हैकर को अंदर आने का, तो उस आगे जितनी मर्जी मोटी दीवार खड़ी कर दो, पीछे से दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो भी तो बंद करेंगे। तो दरवाज़ा का मतलब है कि प्लगइन आप लोगों ने अपडेट करते रहना। सिक्योरिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी है और बहुत हैकिंग होती है। वेबसाइट हैकिंग से वेबसाइट को बचाना भी एक साइंस है, ठीक है। अटैक्स होते हैं, आपकी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मेन है। मतलब आपने एडमिन यूजर नेम भी रखना, एक नीचे फायरवॉल है, ठीक है, प्लगइन मिल जाते हैं फायरवॉल में, पेड होते हैं मोस्टली जो भी एडवांस होते हैं। तो खैर फायरवॉल जब आप होस्टिंग अच्छी लोगे तो ये चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। अगर होस्टिंग आपने अच्छी ली है, अगर किसी पाकिस्तानी बंदे से ले ली है तो बस अल्लाह होती है। जब उन्होंने अपने सर्वर बनाए होते हैं, पहली बात है खुलती नहीं है, खुल जाए तो महीने बाद वो उसका सर्वर ही चल जाता है। सही, मतलब वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आपने होस्टिंग या खासकर होस्टिंग डोमेन आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। खासकर जो होस्टिंग है वो आप लोगों ने लेनी है सर्वर बाहर से, उसकी एक तो स्पीड भी अच्छी होती है और दूसरा उन्होंने ये फायरवॉल वगैरह जो भी इश्यूज हैं ये उन्होंने खुद ही कवर किए होते हैं। क्योंकि आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर मीन्स कि आपकी वेबसाइट भी और उसके अलावा 99 वेबसाइट्स और हैं, वो सारों को सिक्योर करने के लिए उन्होंने उनके होस्टिंग सर्वर मैनेजर होते हैं जो बैठ के सिक्योर कर रहे होते हैं सर्वर्स को। तो ये वाली चीज़ें भी आपने देखनी है। होस्टिंग अगर किसी की लोकल है आपके क्लाइंट की, तो अगर आपको इशू नज़र आ रहा है कि हो सकता है या हो रहा है तो आपने उसको फिर प्रेफर क्या करना है, एक अच्छी होस्टिंग। तो host.com है, GoDaddy है, hostgator.com है, Namecheap है, ठीक है ना, ये बड़े ब्रांड्स हैं, DigitalOcean.com है, ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ से आपको होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग से क्या मतलब है? शेयर का मतलब है कि सबने शेयर की है। एक सर्वर होता है डेडिकेटेड का क्या मतलब है कि एक बंदा एक ही सर्वर पे बैठा है। शेयर्ड का क्या मतलब होगा, ये एक सर्वर 10, 20, 30, 50 या 100 बंदों में शेयर्ड है। जैसे एक क्लास में मैं एक बंदे को बैठ के पढ़ाऊंगा तो डेडिकेटेडली उसको पढ़ा रहा है, सही क्लास हो रही है तो ये शेयर्ड क्लास है, अगर इसको इस नाम से करते हैं कुछ। अच्छा, ये वो SSL सर्टिफिकेट है, ये भी आपको होस्टिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। जो मैं एरर बता रहा था वो आपको मिलता है। गूगल क्रोम जो है उस यूज़र वेबसाइट पे जाने से पहले वो आपको रोकता है कि इस वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है, अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता। और ये रैंकिंग फैक्टर है बड़ा एडवांस लेवल का। अगर आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे ये इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको कहेंगे ये फ़ौरन से पहले इंस्टॉल करें। एक तो गूगल में रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी और दूसरा यूज़र भी जो डायरेक्ट आ रहा है उसको एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। और
ये SSL सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको होस्टिंग की तरफ से मिलता है, ठीक है। मतलब इसमें वर्डप्रेस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, अगर नहीं इंस्टॉल सिर्फ सर्वर वाले को कहना है कर दो बस, ठीक है। तो सर्वर आपको ये लेयर होती है बेसिकली, जो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को उस वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर नहीं होने देती। अदरवाइज़ क्या होता है, पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी तो वेबसाइट लोगों ने बनाई होती थी, वहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट के ऊपर स्टोर हो जाती थी। अब आप दराज.pk पे या AliExpress.com या किसी भी जगह पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कार्ड नहीं लगाते, लेकिन आप कार्ड लगाते हो तो कार्ड सिक्योर होता है, कार्ड वो वेबसाइट वाले के पास नहीं जा रहा होता। सर ये फ्री में भी हो जाती है, मैंने भी की। हाँ, वो होस्टिंग के साथ ही मिलती है आपको, ठीक है। तो ये आपको फ्री में वो मिल जाएगी। तो लेयर होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब कार्ड की तो एक एग्जाम्पल है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर आपका कोई भी चीज़ सिक्योर रहती है, ठीक है जी। यहाँ तक आज है, बाकी कल है टेक्निकल ऐसे कल कुछ थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। सर रेफरेंस का बता दें कैसे क्लाइंट कैसे पकड़ना है। क्लाइंट